हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और आप सब बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज मैंने जो किताब उठाई है, मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है हमारी दुनिया। ये बिहार बोर्ड के बच्चों की किताब है और उसका नाम है हमारी दुनिया भाग 1, और ये क्लास 6 के बच्चों के लिए है। और आज जो चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ, उसका नाम है हमारा सौर मंडल। तो सौर मंडल, ये शब्द सुना है आप सब लोगों ने। हाँ, ये वही सौर मंडल है जिसे हम लोग सोलर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। तो मैं ये चैप्टर शुरू करता हूँ पहले, उसके बाद बीच बीच में हम लोग आपस की बातें डिस्कस करते रहेंगे, आपकी पढ़ाई के बारे में भी। तो गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी, तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारे तो कम और कुछ में ज़्यादा चमक क्यों होती है? पिताजी बोले, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है। कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वहीं तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। तो बच्चों से मैं जानना चाहूँगा कि आप सब बच्चों में से किन किन बच्चों ने तारामंडल घूमा है। तारामंडल वही है जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लैनेटोरियम भी कहते हैं। जैसे मैं बिहार की बात करूं और फ़िलहाल मैं मुजफ्फरपुर से ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो पास में ही पटना में तारामंडल है। तो जो भी बच्चे यहाँ आसपास के हैं वो चाहें तो वहाँ तारामंडल घूम सकते हैं, प्लैनेटोरियम घूम सकते हैं। जैसे यूपी की बात करूं तो लखनऊ में भी है, कोलकाता में भी है, दिल्ली में भी है ना। तो आगे बात करते हैं। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ में तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। तो पिताजी ने बताया कि यह सूर्य और उसके परिवार का चित्र है, मतलब कि सौर मंडल का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। तो क्या बताया उन्होंने बताया कि जैसे हमारा अपना परिवार होता है, उसी तरह से सूरज के परिवार में, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं, उसमें सूरज भी होता है, ग्रह भी होता है, उपग्रह भी होते हैं और क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। क्षुद्र ग्रह बहुत ही छोटे छोटे ग्रह होते हैं, इसे ग्रहिका भी कहते हैं। तो अब कुछ ही देर में सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे थे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ में अंदर गया। अब यहाँ हम जरा सा बात करते हैं, सूरज कौन है, सूरज क्या है। सूरज क्या है? सूरज सौर परिवार का मुखिया है, सौर मंडल का हेड ऑफ द फैमिली है। जैसे हमारे परिवार में हेड ऑफ द फैमिली कौन होते हैं? अगर हम लोग अपने दादा दादी चाचा चाची सबके साथ में रह रहे हों, तो इस तरह के केसेस में दादाजी हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, है ना। और अगर ये फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, छोटा परिवार है, तो उस केस में पिताजी, फादर जो होते हैं, वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं। तो अब यहाँ दिखाते हैं, बात करते हैं कि तारामंडल में क्या क्या हुआ। तो गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर लोग बैठ गए। थोड़ी ही देर में उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। अभी हम लोग सौर मंडल की सैर पर जाएंगे। गोल छतरी नुमा छत पर धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। अरे यह क्या, ये तो रात हो गई। तभी आवाज़ गूंजी, आइए सौर मंडल के मुखिया से मिलते हैं। इतना कहते ही एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हॉल रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दीं। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें भी दिखाई देती है। इसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगी। तो सोच रहे हो ना बच्चों, समझ लो कि पृथ्वी कितनी छोटी है सूरज के सामने में, और सूरज कितना बड़ा है हमारी पृथ्वी के सामने में।
अब आगे हम लोग जरा सा ग्रहों से अपना परिचय करते हैं, उनके साथ में इंट्रोडक्शन करते हैं। ग्रहों को प्लैनेट्स कहते हैं ना। हाँ, तो सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा कि पिताजी ये क्या चमकने लगा। इतने में कुछ और गोले उभरे और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं। इन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। उद्घोषक ने उनका नाम बताया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। उद्घोषक ने पुनः बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। बुध ग्रह को हम लोग मरकरी भी बोलते हैं, इसीलिए उसमें सबसे अधिक चमक है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। तो उद्घोषक ने बताया कि यह मंगल ग्रह है। लाल रंग का होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, है ना। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिताजी ने कहा कि गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषणा हुई कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर के छल्ले को दिखा करके उन्होंने कहा कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। इन छल्लों को हम लोग रिंग भी कहते हैं। तो ये रिंग किसके पास में है? ये शनि ग्रह के पास में है। प्लूटो, जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। हाँ, ये बात सही है बच्चों कि अभी से कुछ साल पहले तक जब भी हम लोग सोलर सिस्टम की बात करते थे तो हम लोग कहते थे कि इसमें कुल मिलाकर के 9 ग्रह है और सबसे 9वां ग्रह जो सूरज से सबसे ज़्यादा दूरी पर है वो प्लूटो है। लेकिन कुछ साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन और कुछ एक पैरामीटर्स के बेसिस पर उसे ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। तो अब कुल मिलाकर के 8 ग्रह हैं। आसमान में टिमटिमाते तारे। सो नाउ वी विल गेट इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टार्स कि तारे क्या हैं। अचानक छतरी नुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था कि तभी आवाज़ गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में पहुंच जाता है। तो बच्चों, मैं आप सब लोगों से एक चीज़ कहूँगा कि जब हमें ये पता है कि सूरज का प्रकाश हम तक पहुंचने में 8 मिनट समय लग जाता है, और अगर बच्चों आपको पता है कि प्रकाश की गति क्या है, प्रकाश की वेलोसिटी क्या है पता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अगर हमें ये पता है कि प्रकाश की गति इतनी है और सूरज का प्रकाश हमारी धरती तक 8 मिनट में पहुंच जाता है, तो मेरे ख्याल से आप बच्चों में से कुछ बच्चे तो ये कैलकुलेशन कर ही लेंगे कि सूरज हमसे कितने किलोमीटर की दूरी पर है। मैं ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालूंगा, ठीक है। तो सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सबसे नज़दीक का तारा तो सूरज है, और उसके बाद जो दूसरा सबसे नज़दीक का तारा है वो 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है ना। अच्छा, तो यही चीज़ इसमें भी लिखा है जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आप लोगों से पूछा। अच्छा, अब आप बताओ कि सूरज और पृथ्वी के सबसे नज़दीक के आकाशीय पिंड के नाम बता कीजिए। मतलब क्या कि आपको ना सूरज और पृथ्वी के नज़दीक जो जो ग्रह हैं, जो जो तारे हैं, उन सब के नाम पता करने हैं। अब हम लोग जरा सा पृथ्वी के बारे में करते हैं। जी हाँ, मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, अपनी धरती माँ की बात कर रहा हूँ। तो पृथ्वी क्या है? ये हमारा घर है। तो अब तक गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा कि चलिए अब अपनी धरती पर चलें। गोविंद चौंका कि अरे, हम तो धरती पर ही तो हैं।
छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, उसमें कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया कि यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूँकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% ही स्थल है, अतएव जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह ग्रह नीला दिखाई देता है। तो बच्चों, आपको पता चल गया ना कि पृथ्वी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है अंतरिक्ष से। और दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी अभी अभी मिली आपको, ये नोट भी करना चाहिए कि पृथ्वी का 71% भाग जो है वो ओशंस पानी से, जल से घिरा हुआ है और मात्र 29% ही ज़मीन है, जिसमें ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, महादेश हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, है ना, ये सारे के सारे। अच्छा, अब हम लोग जरा सा उपग्रहों की बात करते हैं। उपग्रह का मतलब क्या है? सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स वो जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। उद्घोषक ने बताया कि ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों के इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा है। तो ध्यान से देखिए, एक आवाज़ गूंजी, यही है चांद और यही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो चांद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, लेकिन हमारी धरती के चारों ओर तो बहुत सारे उपग्रह, बहुत सारे सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों, ऐसा है कि चांद जो है वो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है और बाकी सारे जो उपग्रह हैं जो हम लोगों ने रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजे हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। ये नोट करने की बात है कि 1.25 सेकंड। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है और इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर एक बार घूम भी जाता है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। इसकी धरातल ऊबड़ खाबड़ है, अनइवन है और इस पर मिट्टी भी नहीं है। तो मिट्टी नहीं है तो क्या है? तो एक्चुअली में चंद्रमा की जो सतह है वो चट्टानी है, रॉकी सरफेस है और इसीलिए वो ऊबड़ खाबड़ भी है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई कई उपग्रह हैं और किसी किसी ग्रह के तो एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के 63 और शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ओहो, सो सैड। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता। तो जब ग्रहों का प्रकाश नहीं होता तो उपग्रहों का अपना प्रकाश कहाँ से होगा? एक्चुअली में ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। तो बच्चों, आपको एक छोटा सा काम करना है कि अब अगर कभी आप रात में जागते हो या रात में 7 बजे, 8 बजे, 9, 10 बजे के लगभग में भी आपको आसमान में चांद दिखाई देता है तो ज़रा उसे ध्यान से देखो। ठीक है। और आपने क्या देखा और दादा दादी की कहानियों से, नाना नानी की कहानियों से आपने चांद के बारे में क्या पढ़ा है, उसके साथ में इसका कंपैरिजन करो। अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना चाहिए, न कि परंपरागत एवं अंधविश्वासों से। शो समाप्त हो गया और सभी लोग बाहर निकलने लगे। अब गोविंद के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे जो वो अपने पिताजी से पूछना चाहता था। तो उसने उत्साहपूर्वक कहा कि आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा कि उन्होंने कुछ बातें नहीं बताई, जैसे सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें
क्षुद्र ग्रह कहा जाता है ना। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं और खगोलविदों का, एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि ये ग्रह के ही टूटे टूटे छोटे छोटे टुकड़े हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। एक और बात है कि सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम है साइरस, वो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। तो यहाँ पर एक चार्ट है जिसकी मोटी मोटी बातें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे बुध ग्रह, उसे अपने अक्ष पर घूमने में 58.6 दिन लगते हैं और सूरज के चारों ओर घूमने में 87.97 डेज, और इसके पास उपग्रहों की संख्या 0 है। शुक्र ग्रह, उसे अपने अक्ष पर घूमने में 243 डेज लगते हैं और उसे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में 224.7 डेज लगते हैं। इसके पास भी सैटेलाइट्स 0 हैं। पृथ्वी के बारे में तो आप जान रहे हो कि इसे अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं और सूरज के चारों ओर घूमने में 365 दिन और कितने घंटे, याद करके बताओ। और पृथ्वी का एक चंद्रमा भी है, एक उपग्रह है। मंगल को अपने अक्ष पर घूमने में 24.6 घंटे लगते हैं और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में 687 दिन, 687 डेज, और इसके पास दो सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और एक और भी है। बृहस्पति को अपने अक्ष पर घूमने में 9.9 घंटा लगता है। ओहो, ये तो बहुत तेजी से घूम रहा है। लेकिन इसे सूरज के चारों ओर घूमने में 11.86 वर्ष लगते हैं और इसके पास सैटेलाइट्स सबसे ज़्यादा है, 63 सैटेलाइट्स। शनि को अपने अक्ष पर घूमने में 10.3 घंटे लगते हैं और इसे अपने सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.46 ईयर्स लगते हैं और इसके पास सैटेलाइट्स कितने हैं, 62। अब दो बचे, यूरेनस और नेपट्यून, अरुण और वरुण। तो यूरेनस को अपने अक्ष पर घूमने में 16.2 घंटा लगता है और इसे सूरज के चारों ओर घूमने में 84.01 और इसके उपग्रहों की संख्या है 27। नेपट्यून को अपने अक्ष पर घूमने में 18.5 घंटे लगते हैं और इसे सूरज के चारों ओर घूमने में 164.80 ईयर्स लगते हैं और इसके सैटेलाइट्स की संख्या है 13। तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों, इसे आप जरा सा ध्यान से देखो। वो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि मैं देख रहा हूँ कि जो ग्रह सूरज के जितना नज़दीक है उसे अपने अक्ष पर घूमने में ज़्यादा समय लगता है और उसे सूरज के चारों ओर घूमने में कम समय लगता है दूसरे ग्रहों की तुलना में। और जैसे जैसे इन ग्रहों की दूरी आगे बढ़ती जाती है तो आप देखो कि जो सबसे दूर का ग्रह है नेपच्यून है ना, ये जो नेपट्यून है उसे अपने अक्ष पर घूमने में मात्र 18.5 घंटा लगता है और लेकिन इसे सूरज के चारों ओर घूमने में 164.80 वर्ष लगते हैं। मतलब हमारी एक लाइफ टाइम में अगर हम लोग 80 साल 90 साल की ज़िंदगी की बात करें तो उतने में नेपट्यून का एक चक्कर सूरज के चारों ओर नहीं लग पाता। तो जैसे जैसे ग्रहों की दूरी सूरज से बढ़ती जाती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने का इसका जो समय है वो बढ़ता जाता है। इसे अब ज़रा सा सोच करके देखना, ये मैथमेटिकल की बात है लेकिन आसानी से समझ में आने वाली बात है। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों में से टूट करके गिरते हैं। इन्हें हम लोग उल्का पिंड भी कहते हैं, मेटियोराइट भी कहते हैं। टूट कर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण, फ्रिक्शन के कारण ये गर्म होकर के जल जाते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आकाश गंगा की। आकाश गंगा मिल्की वे, उसे हम लोग तारों की नदी भी कहते हैं। तो इसके लिए इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा है। हमारी जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है, मिल्की वे। इसके अलावा इस यूनिवर्स में और भी बहुत सारी आकाश गंगा है। तो गोविंद ने पूछा कि ये आकाश गंगा क्या है पिताजी?
तो पिताजी बताते हैं कि खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी दिखाई देती है और इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह से कहा गया है। इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। अब हम लोग तारों के एक ऐसे स्पेशल ग्रुप की बात करेंगे जिसे हम आसमान में देख भी सकते हैं, जिसका रिलेशन ध्रुव तारा पोल स्टार के साथ भी है। तो इस तारों के समूह का नाम क्या है? इसका नाम है सप्तर्षि। एक्चुअली में इसमें 7 तारे होते हैं। तो गोविंद, जब रात में तुम देखोगे कि उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आएगा जिसे सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है, जो इस प्रकार है। इसमें जो ऋषि हैं उनका नाम है ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा और मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अलग नाम से कहते हैं। वहाँ इसे कहते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा और जेटा। ऋतु और पुलह को मिलाने वाली रेखा जो है वही उत्तर दिशा की सूचक है। और अगर हम उस लाइन को आगे खींचें तो ये ध्रुव तारा पोल स्टार से जाकर के मिलती है। अब हम लोग जरा सा जानेंगे कि ये ध्रुव तारा पोल स्टार क्या है। यह एक स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु जैसे जैसे हम लोग ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, तो क्षितिज से इसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। अच्छा, ये तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। तो बच्चों, ये ध्यान देने की बात है कि अगर आप समुद्र में हो जिसमें आगे भी समुद्र, पीछे भी समुद्र, दाएं भी बाएं भी, और रात का समय हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस दिशा में आपकी नाव जा रही है, आपका जहाज जा रहा है? तो उस समय में ये ध्रुव तारा ही मदद करता है। ये अलग बात है कि बाद के समय में लोगों के पास में कंपास आ गया। कंपास जो मैग्नेटिक सुई का होता है, जिससे हमें आसानी से पता चल जाता है कि उत्तर किधर है। लेकिन उसके पहले तक तो ये ध्रुव तारा ही सबकी मदद करता था। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है, और ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें ही हम राशि भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही राशि की बात है जो अखबारों में छपता है ना, कि सिंह राशि के लिए, वृष राशि के लिए, मकर राशि के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा। और जो हमारे ज्योतिषी जी, पंडित जी होते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, हम लोग उसी राशि की बात कर रहे हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वो किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। कुछ शेप इनका लगता है, जानवरों के साथ में, किसी और चीज़ के साथ में। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। और ये नाम क्या क्या हैं? ये नाम हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। मैं इन सारी राशियों के नाम में और इसका जो डेट का पीरियड होता है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, ताकि अगर आप बच्चों में से किसी को ये जानना हो कि आपका जन्म किस राशि में हुआ है तो आप जान सकते हो। बिल्कुल, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो ये बात पता चल जाएगी। तो पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है, और इन तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा, भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। इसीलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है, एक फोर्टनाइट की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। तो बच्चों, ये जो अपने हिंदू कैलेंडर होते हैं ना,
ये जो पंचांग होता है जिसमें आप महीनों के नाम देखते हो, आषाढ़, श्रावण, फाल्गुन, कार्तिक, आश्विन, श्रावण, है ना, जिसमें जो तिथियां लिखी होती हैं शुक्ल पक्ष, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्दशी, पंचमी, ये सारी चीज़ें, तो ये सारे के सारे इसी कैलकुलेशन के बेसिस पर हैं। तो आप बच्चों को जान करके थोड़ा सा आश्चर्य भी लग सकता है कि अपने भारतीय संस्कृति में भारत के जो पहले के खगोलविद रहे हैं, ज्योतिषी रहे हैं, ज्योतिषाचार्य रहे हैं, उनके पास में भी इन ग्रह तारा और नक्षत्रों की बड़ी अच्छी जानकारी थी और इन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेशन करके ये पंचांग बनाया है। और ये पूरी तरह से मतलब पारंपरिक नहीं है, वो साइंटिफिक भी हैं, उनके कैलकुलेशन का बेस भी है और इसी के बेसिस पर वो लोग भविष्यवाणी करते हैं मौसम के बारे में, पृथ्वी के बारे में, और कई बार तो वो मनुष्यों के बारे में भी भविष्यवाणी करते हैं, है ना। तो आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लगा, उसे नई नई जानकारियाँ मिली थीं और वह अब काफ़ी खुशी खुशी घर लौट रहा था। तो मुझे लगता है बच्चों कि आप सब बच्चों को भी आज बहुत सारी नई जानकारियों के बारे में पता लगा होगा कि ये हमारी धरती कैसी है, ये हमारे सोलर सिस्टम की मेंबर है तो कैसे है, हमारे सोलर सिस्टम में और कौन कौन से मेंबर हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, तारे कैसे होते हैं, ऐसे करके, है ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में।